इसका मिड पॉइंट इसका 7 है। अगर 7 से pH ज़्यादा हो गया तो हम कहेंगे बेसिक है, 7 से कम हो गया हम कहेंगे एसिडिक है। तो इसके लिए 7 को हम फिक्स करते हैं। 7 से अबव क्या होगा, बेसिक, और 7 से कम क्या होगा, एसिडिक। मतलब 0 क्या होगा, स्ट्रांग एसिड, तो 0 है वो स्ट्रांग एसिड है। 1 क्या होगा, ये एसिडिक होगा। 2 क्या होगा, कम। 3 कम, 4 कम, 5 कम, 6 और कम। 7 न्यूट्रल है, 8 वीक बेस होगा, 9 थोड़ा स्ट्रांग, 10 इससे स्ट्रांग, 11 उससे स्ट्रांग, इस तरह। तो हम कह सकते हैं इसके लिए pH स्केल के हिसाब से 7 से कम हम कहेंगे लो pH। अगर ये pH जितना लो होगा, लो pH क्या होगा, इसको ऐसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ ऐसे, लो pH क्या है, एसिडिटी से क्या है, इनवर्स है। मतलब जितना pH ज़्यादा होगा एसिडिटी क्या होगा, कम, क्योंकि 7 न्यूट्रल है। 7 से जितना ऊपर pH होगा एसिडिटी क्या होगी, कम। जितना pH 7 से कम होता जाएगा एसिडिटी बढ़ती जाएगी। मतलब pH 1 जो है वो मोर एसिड है किससे, pH 2 से। pH 0 जो है वो -1 से भी क्या है, मोर एसिडिक है। तो ये जो pH माइनस में है। उसके अलावा pH को अगर हम बेस से कंपेयर करें, pH क्या है, बेसिटी से डायरेक्ट है। जितना pH ज़्यादा होगा उतना बेसिटी बढ़ेगा। मतलब 7 को आप फिक्स करो, 7 से ऊपर आप जैसे चलते जाओगे बेसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बेसिटी बढ़ता जाएगा। मतलब अगर हम कहेंगे pH ग्रेटर देन 7 है, pH ग्रेटर देन 7 तो सोल्यूशन क्या होगा, pH 7 से ऊपर सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक और बेसिक। तो हम सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक, क्योंकि pH 7 से अबव है। अगर pH स्मॉलर देन 7 है तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक, क्योंकि pH 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से है तो ये है। तो ये दूसरा होता है POH भी pH की तरह होता है, लेकिन ये फर्स्ट करो pH स्केल है, जैसे pH, और ये जो है आपका POH स्केल में भी ये स्टार्ट फर्स्ट करो, इसको स्टार्ट आप कैसे करते हो, 0 से 14 से, इसको 1 से उल्टा है और ये 14 से। इसका मिड पॉइंट 7 है और इसका मिड पॉइंट भी 7 है। POH का बिल्कुल उलट होता है। तो हम कहेंगे 7 से ऊपर क्या है, pH बेसिक होता है। अगर pH 7 से ऊपर है तो बेसिक है, 7 से कम है तो क्या है, एसिडिक है, ये बेसिक है। यहाँ देखो POH जितना POH 0 है तो POH 0 है, मतलब OH की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो हम कहेंगे ये बेसिक है, और ये POH 7 से ऊपर है मतलब ये क्या है, एसिडिक है। तो ये इसमें है। इसको ऐसे करो, अगर POH किसी सोल्यूशन का 0 है उसका pH क्या होगा, ऐसे देखो 14। अगर किसी सोल्यूशन का POH 0 है तो उसका pH कितना होगा, 14। मतलब जितना POH क्या होगा, अगर 2 है उसका बेसिटी ज़्यादा है। हम कहेंगे एक है POH 1, POH 2, 3, 4, 5, 6। हम कहेंगे POH 1 है, मतलब OH कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये -1 है, ये -1, ये -2, -1 ज़्यादा होता है -2 से। तो POH 1 है तो हम कहेंगे कंसनट्रेशन ऑफ स्ट्रांग बेस है, ये थोड़ा वीक, ये और वीक, ये और वीक, ये और वीक, ये और वीक। अब POH और pH को कंपेयर करो। अगर किसी सोल्यूशन का pH 0 है, किसी सोल्यूशन का POH 0 है उसका pH कितना होगा, 14। ये ध्यान में रखना। अगर किसी सोल्यूशन का POH 1 है इसका pH कितना होगा, 30। किसी सोल्यूशन का POH 2 है तो इसका pH कितना होगा, 12। किसी सोल्यूशन का POH कितना है, 3। इसका POH 14 में से 3 निकालो क्या होगा, 11 इसका pH होगा। किसी सोल्यूशन का POH 4 है उसका pH कितना होगा, उसका pH मतलब 14 से 4 निकालो 10 होगा। इसी तरह किसी सोल्यूशन का POH अगर 7 है
किसी सोल्यूशन का pOH 7 है तो उसका pH भी क्या होगा 7, मतलब 7। किसी सोल्यूशन का pOH 8 है तो आप 14 से 8 निकालो, क्या बच जाएगा 6, उसका pH 6 होगा। किसी सोल्यूशन का pOH 9 है तो उसका pH कितना होगा, 14 से 9 निकालो कितना होगा 5। किसी सोल्यूशन का pOH 10 है तो 14 से 10 निकालो कितना होगा इसका pH 4। तो इस तरह इसको आप कंपेयर कर सकते हो। तो pOH किसी सोल्यूशन का 0 है तो इसका pH क्या होगा 14। किसी सोल्यूशन का pOH 1 है, मतलब 1 है मतलब 14 से 1 निकालो तो आपको 13 क्या मिलेगा pH। किसी सोल्यूशन का pOH 2 है तो उसका pH कितना होगा, 14 से 2 निकालो तो 12। इस तरह ये pOH और pH इसके तो हम कर सकते हैं। के हिसाब से एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर, बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। और एसिड जब प्रोटॉन देता है तो क्या बनता है एसिड का कॉन्जुगेट बेस। जब प्रोटॉन एच को एक्सेप्ट करता है तो क्या बनता है प्रोटॉन का क्या बेस का क्या बनता है कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ से एक हम लिखेंगे इसमें, बस को ये है HA एसिड है, इसको हमने वाटर में डाला तो ये किस में टूटा, एक H दिया और क्या बना यहाँ A-। अब देखो ये जो HA है ये क्या है एसिड है, एसिड का काम कर रहा है। और ये क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन है, इसको कहें ये क्या है फिर, इसको हम कहोगे बेस, क्योंकि ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब बेस H+ को एक्सेप्ट कर तो क्या बनता है बेस का कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉन्जुगेट एसिड किसका होगा, वाटर का। ये एसिड ने H दिया तो क्या बना ये, दिस इज कॉन्जुगेट बेस, बेस ऑफ एसिड। ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। अब इसके लिए आप KC यानी K लिखो, इसके लिए K। तो K लिखने का तरीका क्या है, इसके लिए K में हम क्या करते हैं वाटर को काउंट नहीं करते, वाटर कांस्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे ऊपर H3O+ कंसनट्रेशन, A की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय HA। तो ये K हमने लिखा ये इसके लिए। इसी तरह कॉन्जुगेट जो बेस है, बेस क्या करता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर, क्योंकि ये एसिड से हमने H निकाला कॉन्जुगेट बेस बना। ये बेस क्या करेगा वाटर से H+ लेके क्या बन जाएगा वापस कॉन्जुगेट एसिड। अब इसी का ये इक्वेशन 1 है। अब दूसरा देखो, इसी बेस को मतलब A- को आप क्या करो वाटर मालिक्यूल से रिएक्ट करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा वाटर से H+ को लेगा तो क्या बन जाएगा AH, और यहाँ वाटर क्या देगा OH-। तो ये कॉन्जुगेट बेस है, इसने क्या किया, इसने वाटर से H+ लिया, क्या बन गया कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन गया। बेस ने जब H को लिया तो कॉन्जुगेट एसिड बन गया, एसिड ने जब H+ दिया तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो अब इसके लिए आप ये बेस है, इसके लिए क्या लिखोगे आप KB। तो KB कैसे लिखोगे, सेम वाटर को आप कांस्टेंट मानते हो, रिएक्टेंट्स ऊपर, रिएक्टर्स क्या है, रिएक्टर में क्या है H डिवाइड H OH कंसनट्रेशन डिवाइडेड क्या होगा A-। ये इसका कंसनट्रेशन है। अब इसको आप यहाँ मैं इनको लिखता हूँ, K हमने क्या लिखा H3O+ और A- कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय HA। ये एसिड का था। बेस के लिए कॉन्जुगेट बेस के लिए कॉन्जुगेट जो बेस है उसके लिए हमने क्या लिखा KB का क्या लिखा, KB का हमने क्या लिखा, क्योंकि OH कंसनट्रेशन H और डिवाइडेड बाय A-। तो ये OH कंसनट्रेशन AH डिवाइडेड बाय A-, क्योंकि ये रिएक्टेंट है नीचे गया, प्रोडक्ट ऊपर वाटर कांस्टेंट है। ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर है। हमने कहा कि H कंसनट्रेशन और OH कंसनट्रेशन किसके इक्वल है, हमने कहा KA इंटू KB इज इक्वल किससे है KW, क्योंकि इसका जो है वो pH कंसनट्रेशन, इसका कंसनट्रेशन किसके इक्वल है KW कितना होता है नॉर्मल -40। तो इन इक्वेशन को KA और AKB इनको हम मिला के कैसे लिखेंगे, जब हमने कहा कि दो इक्वेशन को आप प्लस करते हो, दो इक्विलिब्रियम को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो KA इंटू KW इज आल्सो KW। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को मिलाओ,
के ए और के डब्ल्यू दोनों को आप मिलाओ, के ए और के डब्ल्यू दोनों को आप मिला लो। के क्या है, के हम क्या है, के हमारा के लिखो, के क्या है यहाँ H3PO कंसंट्रेशन और A माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA कंसंट्रेशन। अब के बी लिखो यहाँ, के बी क्या है, दोनों क्वेश्चन कंपेयर करें, के बी क्या है OH माइनस कंसंट्रेशन HA कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो, मतलब कंबाइन करने की के और बी को मिलाओ, मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जो कॉमन है ये ऊपर नीचे क्या है HA और ऊपर HA, तो ये HA से क्या होगा कैंसिल, तो नीचे ऊपर कैंसिल होंगे, HA से कैंसिल होगा, A माइनस ऊपर है A माइनस नीचे, ये दोनों कैंसिल होंगे, OH नीचे नहीं है ये भी नीचे, तो ये हमारा ओवरऑल इक्वेशन, जब इन दोनों को कंबाइन करने से हमारा इक्वेशन क्या आएगा, के ए इंटू के बी इज इक्वल किससे है H3O प्लस कंसनट्रेशन एंड OH कंसनट्रेशन, मतलब H प्लस कंसनट्रेशन और OH, और हमने कहा कि H प्लस कंसनट्रेशन इंटू OH कंसनट्रेशन इक्वल किससे है KW, मतलब KA इंटू KB इज इक्वल KW। ये से इक्वल है, ये से इक्वल भी है, ये से इक्वल होता है KW, ये से इक्वल है, मतलब जितना K ज़्यादा होगा उसका KB क्या होगा उतना स्ट्रांग। ये देखो ये इक्वेशन, एसिड से आपने क्या निकाला H प्लस, तो क्या बना से कॉन्जुगेट बेस, जितना एसिड स्ट्रांग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा उतना वीक, मतलब K जितना होगा KB कितना होगा उतना कम होगा, KB जितना होगा उसका K क्या होगा उतना कम होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या हो, क्योंकि एसिड का कॉन्जुगेट जितना एसिड स्ट्रांग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा उतना कम होगा, जितना बेस स्ट्रांग होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा उतना वीक होगा। तो ये कुछ रिलेशनशिप्स थे। एच निकालने के लिए हमें लाग और एंटी लाग आने चाहिए, इसके लिए थोड़े वैल्यूज़ हैं उनको याद करो, आपकी मर्जी, या डायरेक्ट निकाल दे भी सकते हैं आप। तो देखो लाग 1 की 0 1, लाग 1 की वैल्यू 0 है और लाग 10 की वैल्यू क्या है 1, लाग 1 0 है और लाग 10 कितना है 1, ये देना। अब जो आपको इसमें लाग 2 को देखना है, लाग 2 कितना है 0.3, जो लाग 2 है उसकी वैल्यू कितनी है 0.3। अगर आपको लाग 2 मालूम है, लाग 2 मालूम है तो आप लाग 4 और लाग 8 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको लाग 2 की वैल्यू क्या है 0.3, तो 0.3 आप पता है तो लाग 4 लाग 8 आप डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि लाग 4 क्या इसका डबल है, तो हम क्या करेंगे 0.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4, इनको मल्टीप्लाई आंसर क्या आएगा 0.6, तो लाग 4 की कितना वैल्यू है 0.6। तो अगर आपको लाग 2 क्या है 0.3, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 4, और 2 का कितना वैल्यू है 0.3, तो 0.3 को 0.3 से करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 0.6, तो 0.6 किसका वैल्यू है लाग 6 का है, तो लाग 4 का है। लाग 8 में क्या कर सकते हो आप, लाग 8 को आप कैसे लिख सकते हो 2 के टर्म में, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 पावर 3, 2 पावर 3 किसके इक्वल है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब क्या है 2 to the 4 2 to the 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं। लाग 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 पावर 3, तो 2 क्या है 2 पावर 3, जब ये पावर में तो इनको मल्टीप्लाई करना होगा, 3 को बाहर निकालो, 2 की वैल्यू क्या है 0.3, इनको मल्टीप्लाई करो, जो पावर है जो नीचे वाला है उसको उसका लाग लिखो, बाकी उसको ऐसे बाहर निकालो, तो ये कितना होगा 0.3।